हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूं। तो आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 16। स्टार्ट करती हूं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालनी है। ये क्वेश्चन सीएचएसएल 25/5/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा गया है 70 वस्तु का, यहाँ 70 रहेगा, 70 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के, 40 वस्तु के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से आ जाएगा शून्य से ये शून्य चला जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस जो कि है 4 आएगा और सेलिंग प्राइस बटा में ये 7 आ जाता है, बटा में 7 आ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर कॉस्ट सेलिंग प्राइस का तो रेशियो अधिक है कॉस्ट प्राइस से, तो ओबियसली इसमें प्रॉफिट ही होगा, और वो भी प्रॉफिट 3 रेशियो का होगा, 3 रेशियो का प्रॉफिट हो जाएगा। आप सभी को जब प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट का रेशियो अंश में आता है, कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में आता है हर में, और गुना हो जाता है 100 का। 3 का प्रॉफिट आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 4 के सापेक्ष में गुना यहाँ पर हो जाएगा 100 का, परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है। 4 से यदि काटूंगी 25 हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 इंटू 3 यहाँ से आ जाएगा 75%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 75%, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 154 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर टाइम निकालनी है। तो आप सभी को पता होगा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन चाल होता है। तो जैसे कि टाइम हमें निकालनी है, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि चाल है, और ये डिस्टेंस दे रखा है 180 डिस्टेंस है, और स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब किलोमीटर प्रति घंटा है और ऑप्शन सेकेंड में दे रखा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है, 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये जो 18 है ऊपर चला जाएगा, यानी अब हो जाएगा 180, और ये जो 18 है 180 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बटा में यहाँ पर बच जाएगा 54 गुना 5, बटा में यहाँ पर आएगा 5। तो 18 तिया 54, 3 बार में ये चला जाएगा, 3 इंटू 5 15 बनेगा, और इस 15 से 180 चला जाएगा 12 बार में, 12 बार में चला जाएगा, यानी 12 सेकेंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी एक कंसेप्ट बता दे रही हूँ इससे रिलेटेड, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा हो और उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो, क्या करना हो, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो, तो इसके लिए किलोमीटर प्रति घंटा में, इसी में किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करना होगा, 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा के साथ। यदि मीटर प्रति सेकेंड हो, मीटर, ये तो फर्स्ट कंसेप्ट हो गया, और ये नेक्स्ट है मीटर प्रति सेकेंड को यदि बदलना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें 18/5 यानी पलट जाता है, ये फ्रैक्शन 18/5 का मल्टीप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें जिसमें से, यहाँ पर 2 ट्रेन की बात कही गई, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई, यानी एक की लंबाई 200 है, तो 2 ट्रेन है, एक की लंबाई यदि 200 है तो 2 ट्रेन की हो जाएगी 400, क्योंकि प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर दे रखी है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो जब भी ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो उनकी स्पीड हमेशा ऐड हो जाती है, चाल आपस में जुड़ जाती हैं। जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, वे 10 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में 25/5/2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो जैसे कि कहा गया है, ये
यहाँ पर जो पहली ट्रेन की लंबाई जो कि 200 मीटर है, तो यदि एक ट्रेन की 200 है, दो ट्रेन की हो जाएगी 400, दो ट्रेन की 400 डायरेक्टली ऐड कर ली, और उसको पार करने में सिर्फ 10 सेकेंड का समय लग रहा है, तो शून्य से शून्य चला जाएगा। अब यहाँ पर 40 बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी को पता होगा, टाइम ही हमें यहाँ से 40 आ गया, तो जब 40 आ गया है, ये 40 गुना हो जाएगा यहाँ पर स्पीड, ये डिस्टेंस ही है 40, ध्यान रखिएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा यदि एक की चाल है, एक की चाल पहली ट्रेन की स्पीड है, पहली ट्रेन की स्पीड चाल ये पहली का है, यदि 90, तो दूसरी की निकालने के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए दूसरी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 90 प्लस 1 मान लेंगे, या 90 x प्लस 90 मान लेती हूँ, x प्लस 90 मान लूँगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर रही हूँ, मैं इसे हटा रही हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी। तो यहाँ से आ जाएगा 90 प्लस x प्लस 90, और इसमें ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें भी 5/18 का मल्टीप्लाई करूँगी, लेकिन इस बार भी 18 ये चला जाएगा, 40 बटा हो जाएगा x प्लस 90 गुना 5, और ये जो 18 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 का। तो यहाँ से यदि इसको काट रही हूँ, 8 × 5 = 40, 8 बार में चला जाएगा, 8 × 18 कर रही हूँ यदि, तो ये हो जाएगा 144। क्या होगा, तो x प्लस 90 बराबर हो जाएगा 144। तो x का मान आ जाएगा, x का मान 54 आ जाएगा, x का मान 54 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 6:5, अब से 15 साल बाद 9:8 होता है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी ए है और बी है। यहाँ पर प्रेजेंट एज है, यहाँ पर प्रेजेंट एज का अनुपात है, ए का है 6 और बी का है 5। 15 साल बाद, तो यहाँ पर +15 कर लेंगे। ये अनुपात हो रहा है 9:8, इसको क्रॉस मेथड से कर रही हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 6 × 8 = 48, और यहाँ से 9 × 5 = 45, तो 48 और 45, यदि इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आ रहा है 3 रेशियो का अंतर। क्या आ रहा है, 3 रेशियो का अंतर। अब इसी 3 रेशियो को बराबर कर लेंगे, फिर से 8 से 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसे ही थोड़ा सा इजी पड़ता है, इन्हीं का डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। तो यहाँ से 1 का डिफरेंस आएगा, अब इस 1 का 15 में मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 15 × 1 = 15, यानी 3 रेशियो का वैल्यू 15 आ गया, 15 वर्ष आ गया, 15 साल बाद कहा गया है। तो एक रेशियो का वैल्यू, यदि एक रेशियो बराबर आ गया 15 साल, एक रेशियो का 15 साल आ गया है, सॉरी 3 रेशियो का आया है, तो एक रेशियो का निकालने के लिए यहाँ लिख देती हूँ सही से, 3 रेशियो का यदि 15 साल आया है, तो एक रेशियो का मान निकालूंगी, तो यहाँ से आ जाएगा 5 वर्ष, एक रेशियो का 5 वर्ष आ गया। जब एक रेशियो का 5 वर्ष आ गया है, तो प्रेजेंट एज निकालनी है, तो ए का प्रेजेंट एज निकालनी है, तो यहाँ पर 15 × 6 × 5 कर लूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा ए का 30 वर्ष। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, ए बी से 6 वर्ष छोटा है। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का। 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से अनुपात निकालना है, ये CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि ए है और बी है, ये वर्तमान एज का है, प्रेजेंट एज का, वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। अब कहा गया है ए बी से 6 वर्ष छोटा है,
तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो गैप आया है 1 रेशियो का गैप आएगा। क्या आएगा? 1 रेशियो का गैप आएगा, जो कि 6 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो 6 वर्ष के बराबर, तो 1 रेशियो का मान 6 है, तो 2 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12, और यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 3 कर लेंगे 18 आ रहा है, राइट। लेकिन कहा गया है ये तो परसेंटेज वर्तमान आयु का है 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद पे जाना होगा, तो +6 यहाँ करना होगा और +6 यहाँ करना होगा। अब यहाँ से 18 हो रहा है और यहाँ से आ जाएगा 24। 18 और 24, क्या ये कट सकता है किसी संख्या से? 6 से चला जाएगा, 6 3 18, 3 बार में चला जाएगा, 6 चौका 24। तो यानी ए और बी का अनुपात 3:4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में लिखना है, जैसे कि ए का पूछा गया है, उसके बाद बी का, तो इसी सीक्वेंस में होगा। ऑप्शन सी मत दे दीजिएगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 1080 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। गुणनखंडों की संख्या, ये भी CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1080 है, इसका गुणनखंड निकालने के लिए यानी 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो चलिए इसको करने के लिए मैं बेहद ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। इस विधि से करना सिंपल होता है, नहीं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। जो 1080 है, इसको मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ, भाग देना। 2 से निकालूंगी, यहाँ से आ जाएगा 540, फिर 2 से यहाँ से आ जाएगा 270, फिर से इसको 2 से ले जाऊंगी क्योंकि 2 से जा सकता है, 2 एकम 2, उसके बाद ये चला जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब ये अब ये जाएगा 3 से यदि ले जा रही हूँ, 3 4 दिया 12 और 3 बचे 15, 45। फिर से इसको ले जाऊंगी मैं 3 से, 15 बार में चला जाएगा। फिर इसको ले जाऊंगी मैं 3 से, 5 बार में चला जाएगा, और फिर 5 से, तो यहाँ से 1 बचेगा। अब अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यानी प्राइम फैक्टराइजेशन 1080 का प्राइम फैक्टर करना है। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका प्राइम फैक्टर 1 2 3, 2 का पावर क्यूब आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है 3 बार आ रहा है, 3 का पावर 3 कर लेंगे, फिर 5 जो कि 1 बार आ रहा है। तो आप सभी को पता होगा, जब अभाज्य गुणनखंडन के लिए अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए, गुणनखंड की बात की जाए तो इनके पावर सिर्फ ऐड होता है, तो 3 + 1 ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माली ने किसी उद्यान में 1936 पौधे इस प्रकार लगाए कि पौधों की पंक्ति तथा कतार बराबर थे। पंक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पंक्ति और कतार दोनों क्या है? बराबर है, दोनों बराबर है। तो क्यों ना मैं पंक्ति और कतार पंक्ति कतार यदि दोनों बराबर है तो दोनों को मैं x और x मान लूंगी। क्या करूंगी? x और x मान लूंगी। जिसको बराबर करना होगा 1936 के बराबर कर लूंगी। तो यानी x² ये बराबर हो जाएगा 1936। हमें चाहिए x का मान। यदि x का मान, क्योंकि पंक्ति को x माने हैं और कतार दोनों बराबर है इसलिए x और x मान लिए, तो हमें निकालना है पंक्ति की मान, यानी इसकी वैल्यू सेम ही होगा, या तो कतार निकाल ले या पंक्ति। तो यहाँ से x का मान चाहिए, तो इसको रूट के अंदर रखूंगी 1936 को। अब 1936 को रूट के अंदर रखी। अब जैसे कि
ये स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट आप सभी को सॉल्व करना आता होगा तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा 44 का। ये स्क्वायर रूट है, क्या है, 44 का है। नहीं तो जैसे कि ये है लास्ट का 2 डिजिट, यहाँ पर पेयर बना बना कर लूँगी तो 2 का लास्ट का 2 अंक लूँगी। तो जैसे कि 6 है, अब 6 का इकाई अंक से हमें यूनिट प्लेस से मतलब है। पेयर बना चुकी हूँ, अब जोड़ा बना चुकी हूँ, इनका यूनिट प्लेस 6 है। 6 का देखूंगी 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा 16 आता है, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। फिर 6 का स्क्वायर यदि कर रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 36, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। फिर अब ये लास्ट का अंतिम 19 है। अब 19 किस स्क्वायर के बीच आएगा? अब 19 ये ध्यान रखिएगा, 19 किसके स्क्वायर के बीच आएगा? तो 4 का यदि स्क्वायर कर रही हूँ, 4 का स्क्वायर तो आप सभी को पता होगा 16 के 19 करीब है। फिर 4 और 5 के स्क्वायर के बीच आएगा, राइट, 25 यहाँ से आएगा। तो अब जो मिनिमम गैप आता है उसी का जब मिनिमम गैप आता है तो वैसे तो बेस 4 ही लेंगे, यहाँ पर बेस 4 ही रहेगा। लेकिन अब 16 और 25 इन दोनों में जब डिफरेंस यहाँ से तो 3 का आ रहा है और यहाँ से आ जाएगा 6 का डिफरेंस, तो अधिकतम आ रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम यहाँ आ रहा है और यहाँ पर कम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। तो जो मिनिमम जब गैप आता है तो ये वाला लेना होता है पहला जो स्क्वायर, तो यहाँ से इसलिए 4 आ गया। यदि अधिकतम वाला जो ये कम होता 16 से, यानी 3 यहाँ पर 3 का गैप होता, यहाँ पर 6 का, अगला 6 का गैप होता, तो इसको ना लेकर हमें ये 6 वाला लेना होता, लेकिन यहाँ पर 4 वाला लेंगे क्योंकि मिनिमम गैप यहाँ आ रहा है। तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेन करने के लिए बता दी हूँ स्क्वायर रूट को, जिसको नहीं आता होगा या भूल चुके होंगे तो यहाँ से 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पंक्ति का भी 44 होगा और कतार का भी 44 ही संख्या होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से स्क्वायर रूट भी जिसको भूल चुके होंगे तो क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, यदि x बराबर 164 और इसका पावर 169 है, फिर 333 है और इसका पावर 337 है, माइनस दे रखा है 727 और इसका पावर 726 है, x का इकाई अंक निकालना है। ये क्वेश्चन CGL टीयर 2 12 सितंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट इकाई अंक से, यूनिट डिजिट से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब यूनिट प्लेस की बात की जाए तो हमेशा इकाई का स्थान ही हमें लेना होता है, तो यहाँ से तो 4 ले लेंगे, राइट। अब जो इतना बड़ा पावर होता है, पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमें आखिरी का 2 अंक लेना होता है और उसमें 4 का भाग लगाना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आखिरी का 2 डिजिट लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, 169 है, 169 में 169 है तो यहाँ से सिर्फ 69 लेंगे और इसमें 4 का भाग यदि लगा रही हूँ तो ये चला जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 16 चौका 64, फिर बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, फिर 5 में 4 का भाग लगाऊंगी, यानी यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 1, क्या आ रहा है 1। जब 1 आ रहा है तो इसका पावर 1 बन जाएगा, जो रिमाइंडर आता है वही पावर हो जाता है। फिर इसमें यदि भाग लगा रही हूँ तो इनके बीच प्लस का साइन हो गया। फिर यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यूनिट प्लेस 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर 300 क्या है, 337, तो लास्ट का 37 लेंगे और इसमें 4 का भाग लगाऊंगी तो ये चला जाएगा 8 चौका 9 चौका 36 बचेगा। फिर यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही बचेगा, 9 से 4 बार में जाएगा तो रिमाइंडर यहाँ से भी 1 ही होगा। तो जो रिमाइंडर आएगा वही पावर यहाँ पर बन जाता है 1 3 का। फिर इसमें बात करते हैं, यहाँ पर माइनस लगेगा 7, फिर इसमें बात करते हैं तो 726 है, तो लास्ट का हमें सिर्फ 26 लेना होगा और 26 में 4 का भाग लगाऊंगी, तो 4 का भाग लगाऊंगी 6 चौका 24, फिर यहाँ से बचेगा रिमाइंडर 2, यदि 6 से भाग लगाऊंगी तो ये चला जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से 2 बच जाएगा। अब जो 2 रिमाइंडर बचेगा वही पावर यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 4 और 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7 बन जाएगा, माइनस यहाँ पर हो गया
49 आया है, लेकिन हमें यूनिट प्लेस की बात की जा रही है, इकाई अंक की बात की जा रही है, तो हमें लास्ट का अंक लेना होगा, सिर्फ 9 लेंगे। अब तो जैसे कि 9 है, 7 है और 9 है, आप सभी को पता होगा छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को तो हम घटा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है यूनिट प्लेस की यानी इकाई अंक की बात की जा रही है, यूनिट डिजिट की बात की जा रही है। जब यूनिट डिजिट की बात की जा रही है तो इस 7 को मान लूँगी, एक कैरी ले लूँगी, 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 को घटाऊंगी तो यहाँ से 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है टाइम एंड वर्क का है। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी 4 दिन तक सिर्फ कार्य कर रहा है, उसके बाद 4 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने काम जारी रखा। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये भी CGL Tier 1 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक कार्य को 25 दिन में, सबसे पहले टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कंसेप्ट लगता है वही लगाएंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा डिफरेंस तरीके से बनाना होगा क्योंकि ये अलग तरीका का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर बी की बात करें तो बी दे रखा है, बी है 20 दिन में कार्य कर रहा है। बी कितने दिन में? बी 20 दिन में। अब यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट टाइम एंड वर्क वाला लगाऊंगी तो यहाँ से आ जाएगा 20 और 25, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 100 25 से 4 बार में चला जाएगा, 20 से 5 बार में चला जाएगा। ये आ गया अब टोटल वर्क। क्या आया? टोटल वर्क। अब कहा गया है 4 दिन तक उन्होंने एक साथ मिलकर, जो ए और बी, उन्होंने दोनों ने 4 दिन तक साथ में मिलकर कार्य किया। 4 दिन तक ए और बी साथ में मिलकर कार्य किया। अब 4 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। 4 दिन तक उसने साथ में कार्य किया, 4 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो अब ए ने कार्य जारी रखा, वो भी टाइम नहीं पता है उनका, तो एक समान लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पर ए रहेगा। अब एक कार्य करेगा और टोटल वर्क बराबर में आ जाएगा, टोटल वर्क। तो यहाँ से 4 ए प्लस बी इनको ऐड कर रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है 9 इंटू 4 इंटू 9 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ए का है 4 तो यहाँ पर 4 x हो जाएगा, बराबर कर लेंगे। टोटल वर्क 100 के बराबर मान लूँगी, टोटल वर्क 100 है ही। तो यहाँ से 9 इंटू 4 कर रही हूँ, 36 आ रहा है, प्लस 4x बराबर 100 कर रही हूँ। तो 36 100 में से घटाऊंगी तो यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर 100 माइनस, यदि 36 कर रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है 100 माइनस 36 64 आ जाएगा। 4 से यदि काट रही हूँ तो x का मान आ रहा है 16, x का मान 16 आ रहा है। लेकिन कहा गया है ए ने काम जारी रखा, पूरा काम कितने दिन में होगा, यही कहा गया है। तो ए ने 16 दिन तक अकेले कार्य किया, राइट। और उससे पहले ए यहाँ पर भी मिलकर कर रहा है, ए जो कि ए की यूनिट इफिशियंसी है 4 है, तो इस 4 को भी इसमें ऐड करना होगा क्योंकि पूरा कार्य करवाया जा रहा है। तो 16 और 4 20 हो जाएगा, 20 दिन तक इन्हें कार्य किया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ए किसी काम को, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। और ये क्वेश्चन CGL Tier 1 में ये भी पूछा गया, Tier 1 में ही पूछा गया क्वेश्चन है ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में। अलग टाइप का क्वेश्चन, टाइप सेम है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए ने इस बार ए कार्य छोड़ रहा है तो बी ने काम जारी रखा। पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं एक और सेम टाइप का एक और क्वेश्चन लेकर आ गई कि इस टाइप का कंसेप्ट, जो भी इस टाइप में कंसेप्ट लग रहे हैं क्लियर हो जाए इसलिए। और ये पूछा गया क्वेश्चन है CGL एग्जाम में, तो CGL में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए लेकर आई हूँ। तो ए
ये 16 दिन में कर रहा है। फिर बी कर रहा है 12 दिन में। 16 और 12 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 48। 48 जो कि आ जाएगा टोटल वर्क 48 आ जाएगा। 16 से 3 बार में जाएगा और 12 से 4 बार में। अब जैसे कि कहा गया है इन दोनों की इफिशियंसी को सबसे पहले ऐड कर रही हूँ तो यहाँ से 7 आ रहा है। फिर कहा गया है उन्होंने एक साथ मिलकर ए और बी दोनों ने एक साथ मिलकर 4 दिन कार्य किया। तो यानी 4 दिन तक ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य किया। फिर कहा गया 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 4 दिन तक तो ए ने कार्य किया, उसके बाद 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अब कितने एक दिन और बी ने काम जारी रखा तो बी एक दिन के लिए कार्य करेगा और टोटल वर्क जो कि है 48। टोटल वर्क यहाँ पर आ जाएगा। टोटल वर्क आता है। फिर यहाँ से यहाँ 4 ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी को यदि ऐड करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 7 गुना कर लूँगी प्लस एक्स हमें नहीं पता है इसका निकालना है, एक्स हमें निकालना है। और जैसे कि बी की यूनिट है 4 तो यहाँ पर 4 एक्स आ जाएगा और टोटल वर्क 48 है। टोटल वर्क 48 के बराबर कर लूँगी। यहाँ से आ जाएगा 28 और यहाँ से प्लस 4x बराबर टोटल वर्क 48 के बराबर कर लूँगी। यहाँ से 4x बराबर 48 माइनस यदि 28 करूँगी तो 4x बराबर आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 20 के बराबर आ जाएगा। 4 से 20 x का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन कहा गया है काम जारी रखता है, बी ने काम जारी रखता है। पूरा काम टोटल वर्क कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ तो 48 टोटल वर्क है और इससे पहले 4 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया, यहाँ पर 4 दिन तक कर रहा है। तो एक्स यहाँ पर अकेले यहाँ से 5 दिन आ रहा है एक्स का मान और 4 दिन पहले वाला यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 9 दिन हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।